हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी वे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, यानी कि हमें एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और वो पॉइंट कहाँ पर है, एक सर्कुलर करंट लूप की एक्सिस पर है। कैसे समझने के लिए चलिए डायग्राम से और इजी वे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज कि एक सर्कुलर लूप है। ये एक 3D तरीके से रखा हुआ है। समझने के लिए हमने सा पिचका हुआ इसको ड्रॉ किया है, लेकिन ये इस तरह से आप सर्कल इसको समझ सकते हैं। इस तरह से हमने रखा हुआ है और ये वाला पार्ट इसका पीछे है और ये वाला आगे है, इस तरह से। तो यहाँ से इसके सेंटर से लगाकर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट पी है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और इस पूरे किए धरे में, यानी कि इस पूरे काम में हम मदद लेने वाले हैं बायो-सवार्ट लॉ की। तो चलिए पहले इस डायग्राम को आराम से हम समझेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेंटर, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और करंट एलिमेंट हम लेंगे क्योंकि बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करना है, तो हम करंट एलिमेंट लेंगे। हमें पता है कि बायोट-सवार्ट लॉ क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबसे यानी कि इस एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। उसी तरह से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। जल्दी से बता दो सिस्टर। ओके गाइस, रिलैक्स। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, यानी कि ये सर्कल है हमारा, तो वो इस तरह से बाहर आ रही है करंट, और इस तरह से करंट अंदर जा रहा है। इस तरह से क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास दो करंट एलिमेंट है, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि पी पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम। पोजीशन वेक्टर आर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी ना गाइस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा एंगल की अगर हम बात करें, थीटा एंगल कौन सा, डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर हमारा ये इस तरह है और पोजीशन वेक्टर इस तरह है, करंट इस तरह है ना और पोजीशन वेक्टर इस तरह है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। इसको अगर हम सीधा करें तो देखा ना गाइस, 90 डिग्री। मैंने बोला था मैंने कि 90 डिग्री ही होगा, लेकिन मेरी बात आपने मानी नहीं। देख लो अब 90 डिग्री होगा। थीटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों एलिमेंट सेम ही है, तो गाइस अलग अलग लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर दो एलिमेंट हमने क्यों लिए हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं गाइस। हाँ, जरा शांत जाकर, शांति गाइस। तो दो एलिमेंट हमने लिए हैं यहाँ पर, थीटा हमें पता चल गया, एंगल। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी है तो उसकी डायरेक्शन तो फाइंड करनी ही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए हमारे पास इसका मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू0 बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब डीएल क्रॉस आर की मदद से हम डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये हमारा जो डीएल है इसकी डायरेक्शन इस तरह है और आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा राइट हैंड है उसे हमें लेना है, और इस करंट एलिमेंट से हमें किस तरफ जाना है, पोजीशन वेक्टर की तरफ जाना है। तो हमें हमारा जो फिंगर होगी वो इस तरह से मूव करेगी ना गाइस, इस तरह से। तो थंब की डायरेक्शन आप देख सकते हैं एकदम सीधी नहीं है, थंब की डायरेक्शन इस तरह है, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये क्या हो जाएगा हमारा, डी बी हो जाएगा। सेम केस इधर भी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बी हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे। ये एंगल हमारा अगर थीटा है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हम कौन सा लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं भाइयों बहनों, डी बी कोस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा
डीबी कोस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं ना गाइस, हाँ फटाफट से रफ कर देते हैं, हाँ डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास दो करंट एलिमेंट है तो दो कंपोनेंट लेने होंगे ना, डीबी साइन थीटा। अब ये कोस थीटा ये कोस थीटा ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल एंड अपोजिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा काम बचता है डीबी साइन थीटा का। अब हमने यहाँ पर प्रीति दीदी आपने पहले कहा था कि अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उनको आपस में ऐड कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हम इन दोनों को 2 dB साइन थीटा लिखेंगे? नो गाइस, नो, नेवर, नथिंग। यहाँ पर 2 लिखने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे dB हैं, तो हम क्या करेंगे, dB हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dB का हम इंटीग्रेशन करेंगे, dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, क्योंकि सर्कुलर लूप है ना, इनफाइनाइट इसके हम करंट एलिमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन 90 डिग्री, साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री, तो डीबी हो जाएगा हमारा यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल, आर स्क्वायर लिखना भूल गई प्रीति, तो यहाँ पर आर स्क्वायर भी हम लिख देते हैं। कोई भी डाउट होगा इस आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डीबी हमें मिल गया, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना ही होगा। कैसे करेंगे, डीबी की वैल्यू हमारे पास है ना गाइस, ये वाली, तो म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, कहाँ गया, आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सही है ना गाइस, हाँ सही है। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें कांस्टेंट को बाहर लेना पड़ेगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, हाँ इंटू ही तो करेंगे, आई हमारा बाहर आ जाएगा, आर हमारा आ जाएगा, आर स्क्वेयर आ जाएगा, इंटू में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर भी बाहर आ जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा डीएल, और हमें पता है कि डीएल क्या होता है, हाँ हमें तो सब पता है गाइस, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में 2 पाई आर, रेडियस इसके आर है ना गाइस। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये 4 पाई है, 2 पाई है, तो हमारा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो जाएगा गाइस, आर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आर स्क्वायर है और ये भी तो आर ही है ना गाइस, इसकी जगह में आर भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया, यहाँ पे समझते हैं, ये हो गया हमारा आर क्यूब। पूरे का क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। और ये पूरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ चुकी है, इनटू में एन करेंगे। अब एन क्या है गाइस, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक लूप है जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस सिंगल लूप के लिए, तो एन हमारा 1 हो जाएगा, है ना गाइस। लेकिन मान लीजिए इसमें 2 टर्न्स यानी कि स्प्रिंग, ये यू कैन इमेजिन, तो उसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 हमारे पास टर्न्स है तो ये एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब सेकेंड बात आती है, अगर सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो सेंटर पर अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो आर क्यूब बच जाएगा, म्यू नॉट आई बाई आर इंटू में एन। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।